नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोगों की चर्चा चल रही है उसमें कल हम लोगों ने संविधान सभा के पहले पार्ट में संविधान सभा की पहली बैठक तक पर चर्चा कर ली थी। आज संविधान सभा की दूसरी बैठक से चर्चा करना है, तो आइए देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु यह उसी दिन पारित न हो सका। इसका कारण यह था कि संविधान सभा के कई सदस्य जैसे M.R. जयकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि जब तक संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना उचित नहीं रहेगा। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान निर्माण के क्या उद्देश्य हैं उनको बताया गया था। सरकार की प्रकृति कैसी होगी उसके बारे में बताया गया था। सरकार किस तरीके से कार्य करेगी उसके बारे में बताया गया था, तथा नागरिकों की क्या स्वतंत्रताएं होंगी, क्या कर्तव्य होंगे उसके बारे में बताया गया था। और अंततः 22 जनवरी को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में लोगों में बहुत विवाद की स्थिति रहती है, हालांकि क्योंकि इनका नाम संविधान के प्रारंभिक निर्माण में बहुत कम देखने को मिलता है। इस कारण फिर भी उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, जबकि के.वी. राव को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र क्या था। इस संबंध में जानकारी आप लोगों को अभी मिल जाएगी। प्रारंभ में होता यह है कि प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए बम्बई से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से हार जाते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से कलकत्ता के जयसुर कुलना, ये याद रखना, कलकत्ता के जयसुर कुलना से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से जीत हासिल करते हैं। किंतु होता यह है कि उस समय जिस समय इन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था उस समय तक वह क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया था और उन्हें फिर से एक बार संविधान सभा का सदस्य बनने में अक्षमता हुई। उसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतों में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बम्बई के प्रधानमंत्री B.G. खैर को एक पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और M.R. जयकर, ये याद रखना, M.R. जयकर के स्थान पर
उन्हें संविधान सभा का सदस्य चुना गया। यानी एम.आर. जयकर ने जब संविधान सभा से इस्तीफा दिया तब उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य चुन लिया जाता है। इसके बाद अंबेडकर, एक क्वेश्चन अब मिलता है, अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा के सदस्य थे? आप लोगों को ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार और चौथा है बम्बई। यदि ऑप्शन में बंगाल और बम्बई दोनों हो तो उसमें प्राथमिकता बम्बई को देना है, लेकिन यदि इस क्वेश्चन में बम्बई ऑप्शन में ना हो तब बंगाल को टिक करके आना है आप लोगों को। बाद में इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि संविधान सभा के प्रारूप का निर्माण तो बी.एन. राव ने किया था, लेकिन फिर संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों बनाया गया? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि इस प्रारूप समिति पर चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए इन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इनके सदस्यों के बारे में क्वेश्चन सीधे तौर पर आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो आइए देख लेते हैं। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें के.एम. मुंशी तथा छठे टी.टी. कृष्णामाचारी। इन्हें डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था, और 7वें माधव राव थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन 7 सदस्यों में से वह कौन सा सदस्य है जो मुस्लिम लीग से आता है? तो मोहम्मद सादुल्ला जो हैं वो मुस्लिम लीग से संबंधित थे, जबकि अन्य 6 सदस्य कांग्रेस से संबंधित थे। ये 6 सदस्य कांग्रेस से संबंधित होते हुए भी अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी नेता कौन थे? उसमें सब टी.टी. कृष्णामाचारी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी तथा मोहम्मद सादुल्ला ऑप्शन में थे। इसमें के.एम. मुंशी सही होगा, क्योंकि अन्य 5 सदस्यों को छोड़कर के.एम. मुंशी ही एक ऐसे सदस्य थे जो एक काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जबकि अन्य सदस्य कांग्रेस के बैनर तले चुनाव जीते थे, जबकि के.एम. मुंशी कांग्रेस से चुनाव जीतकर संविधान सभा में आए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है कि संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। कुछ किताबों में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन मिलते हैं। यदि 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, यदि उसे भी शामिल कर लिया जाए तो संविधान सभा के कुल मिलाकर 12 अधिवेशन होते हैं। इसमें संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाएं थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना संविधान सभा की पहली बैठक में तो 9 महिलाएं थी, जबकि संविधान सभा के सभी अधिवेशनों अर्थात संविधान सभा के 12 अधिवेशनों में टोटल 15 महिलाएं थी, जबकि एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अय्याज रसूल थी। याद रखना, बेगम अय्याज रसूल थी। 26 नवंबर
1949 को संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है, जबकि संविधान के शेष सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाते हैं। 26 नवंबर को संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस या संविधान दिवस की सिफारिश लक्ष्मण मल सिंघवी ने की थी। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि विधि दिवस को मनाने की सिफारिश किसने की थी, तो लक्ष्मण मल सिंघवी ने इसकी सिफारिश की थी। 26 नवंबर 1949 को कुछ किताबों में मिलता है कि 15 आर्टिकल लागू हुए थे, जबकि कुछ किताबों में मिलता है 16 आर्टिकल लागू हुए थे। जबकि संविधान, भारतीय संविधान के आर्टिकल 394 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379, 380 और 388, 391, 392, 393। एक बार फिर से देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 326, 367, 369, 380, 388, 391, 392 और 393। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आर्टिकल 394 को भी शामिल कर लिया जाता है तो इनकी संख्या 16 हो जाती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग ध्यान रखना। जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन यह उठता है कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ, तो इसके लिए आप लोगों को जानना होगा कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन जो हुआ था रावी नदी के तट पर, वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और इसी डेट या तारीख की मर्यादा को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अन्य सभी प्रावधान लागू कर दिए जाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा, जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होना था, तब उस पर 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 15 अगस्त 1947 के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना 299 थी, जबकि संविधान पर हस्ताक्षर के समय सदस्यों की संख्या 284 थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, तो संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जबकि अंतिम हस्ताक्षर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। उसके बाद संविधान सभा पर बात आती है। संविधान सभा दो रूपों में कार्य करती थी। एक, संविधान निर्माण, कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा के मुख्यतः दो कार्य थे, एक तो संविधान निर्माण का, दूसरा संसद के रूप में। जब संविधान निर्माण के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती थी, और जब संविधान सभा
संसद के रूप में कार्य करती थी, तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा की जाती थी। ध्यान रखना कि आर्टिकल 394 में दो बातें लिखी हैं। पहली बात तो हमने आप लोगों को बता दिया कि इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। उसके बाद यहीं पर इसका दूसरा पॉइंट लिखा है कि संविधान सभा के जो शेष प्रावधान हैं वे 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्तियों ने कथन व टिप्पणियाँ की हैं, उन टिप्पणियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा है। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने कहा है? संविधान सभा एक जाति की संस्था है, या विंस्टन चर्चिल ने कहा है। जबकि लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा है। ध्यान रखना, लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा है। ऑस्टिन ने संविधान सभा का मतलब, ऑस्टिन ने बताया कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। इसके संविधान सभा के दो अपवाद माने जाते हैं। पहला, संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। दूसरा, संविधान सभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। हमने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था कि संविधान सभा में जो सदस्य आए थे वो कुछ तो मनोनीत थे और कुछ निर्वाचित थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य आए थे उनका निर्वाचन हुआ था, जबकि देशी रियासतों से जो 93 सदस्य आए थे उनका मनोनयन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अंबेडकर की प्रशंसा में एक कथन कहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अंबेडकर को उन्होंने प्रशिक्षित पायलट की संज्ञा दी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको प्रशिक्षित पायलट की संज्ञा दी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद के.वी. राव ने अंबेडकर के संविधान में योगदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक और जननी हैं। और अंबेडकर के संबंध में एक और महत्वपूर्ण कथन यह है कि अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। भारतीय संविधान सभा में सभी क्वेश्चन आप लोगों को जो कल के लेक्चर और आज के लेक्चर से मिल जाएंगे। कल हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।